नया साल की सबको बधाई मेरे तरफ से। ये 2022 का मेरा ये पहला वीडियो है। 2021 में बहुत सारे वीडियो फ़ायदेमंद बनाए जा चुके हैं। 2022 में पहला है। आप लोग भी धूमधाम से नया साल मना लिए होंगे। अब आगे की तैयारी हम लोग बड़े ज़ोर से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 13 लेकर हम आपके सामने आए हैं। प्रैक्टिस सेट 12 बहुत पहले कराया जा चुका है। वन लाइनर भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और भी कराए जाएंगे। करेंट अफेयर भी कराया जाता है इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे। और प्रैक्टिस सेट ये 13 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बीपीएससी एओ, सीडीपीओ या बीपीएससी 67 वाले ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे, एक से बढ़कर एक सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जिस तरह के सवाल, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करने का, पैसा नहीं लग रहा भाई, आपके भाई का चैनल है, फ्री का, कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। आइए देखें पहला सवाल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। उसके बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए डिटेल में दिखाते हुए चलेंगे। तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद यानी कि तुगलक वंश के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था। इस प्रकार सैयद वंश की नींव पड़ी। ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, सारे लाइन में ही प्रश्न छुपा हुआ है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये भी सवाल बहुत बार देखा गया है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में से फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं सारे। पूरा वीडियो तो आप देखेंगे नहीं, देखिएगा तभी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक यानी कि 1351 से 1388 ईस्वी तक उनका शासनकाल के समय में सबसे अधिक गुलाम कितने गुलाम थे? 1,80,000 के लगभग थे गुलाम। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान नाम के से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ये भी सवाल बना है, इस लाइन को भी नोट करते हुए चलिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो लोग भी नहीं किए हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर ही देखा हमने, सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थे। गुलाम थे तो उनको काम भी देने का जिम्मेदारी उनका ही था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था सबसे ज़्यादा, इसलिए नाम उन्हीं का आता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, जो लोग भी नहीं जानते हैं या जिनको नहीं पता हो। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? बहुत ही मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। किस मुगल बादशाह ने, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सवालों में। कोई शाह आलम द्वितीय मारता है, कोई बहादुर शाह मारता है, कोई फर्रुखसियर। आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फरमान देने वाले 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है कंफ्यूज करने वाला। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन जो कि पंजाब में चला था, इसको संगठित किसने किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह में से इसको संगठित करने वाले गुरु राम सिंह थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए फिर भी डिटेल में दिखाते हुए चलें। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। 1863 तथा 1872 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कुकाओं को कुचलने को सैनिक कार्रवाइयों की और इसके प्रमुख नेता राम सिंह कुका को रंगून भेज दिया गया। इसलिए प्रमुख कौन थे? राम सिंह। ज़रूर ध्यान रखिएगा, गुरु राम सिंह।
अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल एक तो बनता ही है कुंवर सिंह पर बीपीएससी में लगभग हर साल ही। ये बिहार से संबंधित थे और बिहार में कहाँ, हमारे ज़िला आरा जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक सवाल तो इन पर रहता ही है। अंग्रेज़ों का छक्के छुड़ाने वाले 1857 की क्रांति में 1857 ईस्वी में विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। उर्दू कवि थे मोहम्मद गालिब। जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी अच्छा है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सारे सवाल ही अच्छे हैं, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार, सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। 25 सवाल लिए जाते हैं हमारे चैनल पे अधिकतर। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे मौलवी अहमद शाह। नाम जरूर ध्यान रखिएगा इनका, नोट से बनाते हुए चलिए। आइए देखें अगला सवाल। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? बिरसा मुंडा नाम सुने होंगे। 1899 से 1900 ईस्वी के लगभग। इसमें दिया नहीं है इसलिए ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। ज़रूर ध्यान रखिएगा ये भी। बिहार यानी कि अब जो झारखंड में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1920 के बीच हुआ, इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल इन पर बार बार बनता है। पूरा नोट्स दिया गया है पीडीएफ के लिए, आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बहुत बार सवाल ये भी बना है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। इनका नाम भी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहाँ पूछ रहा है भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कब किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ नामक संस्था खोली। इसके द्वारा उन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया और 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना भी की। उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। जरूर ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से सवाल बनता ही है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चुनाव आयोग अधिनियम में से बार बार ये सवाल बनता है पंचायती राज प्रणाली। बहुत बार मेरे द्वारा बताया भी गया है, लेकिन जो लोग अब से नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिद्धांत में की गई है। जरूर ध्यान रखिएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 40 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40, और ये राज्य के नीति निर्देशक में सिद्धांत में है पंचायती राज। आइए देखें अगला सवाल। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या साम्यवादी थे? नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जरूर ध्यान रखिएगा, समाजवादी में कौन कौन आते हैं, किस में कौन कौन आता है, ये डिटेल दिखा दें। श्री नरसिंह नारायण, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव आदि जो थे समाजवादी नेता थे। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, जयप्रकाश नारायण हो या आचार्य नरेंद्र देव, इन पर सवाल बहुत बार बनता ही है। फिर नरसिंह नारायण का भी नाम आप नोट करते हुए चलिएगा। राष्ट्रवादियों में तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि प्रमुख थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रवादी थे और साम्यवादी में मार्क्स और लेनिन आदि नेता आते हैं। ये सारे को नोट करते हुए चलिएगा, इन पे सवाल रहता ही है।
अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, समझ आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यही मुझे आपसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिछले दशक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? पिछले दशक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और खनन क्षेत्र में से किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छे सवाल हैं ये भी। और क्या क्या आते हैं आइए दिखा देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्र और खाने शामिल की जाती है। बार बार आपको आएगा सवाल, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जरूर से नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण तथा निर्माण कार्य होता है, और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाएं आदि शामिल की जाती है। ये विकास किसका हुआ है तृतीय क्षेत्र में? क्योंकि व्यापार का भी हुआ है, परिवहन भी बहुत सारे हो गए हैं, संचार भी बहुत हुआ है, बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत बड़ी है, इसलिए विकास किसका हुआ है तृतीय क्षेत्र की। आइए देखें अगला सवाल। IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP क्या है और IRDP की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, इसके बारे में डिटेल दिखाएंगे। IRDP का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए इसका डिटेल दिखा दें क्या है। IRDP छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच हुआ था, के दौरान भी IRDP की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना। जरूर ध्यान रखेंगे। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। गांव के विकास के लिए ये लाया गया था IRDP छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 के मध्य। जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। सापेक्ष निर्धनता क्या अर्थ है? सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? सापेक्ष निर्धनता क्या अर्थ है? आर्थिक असमानताएं। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में भी असमर्थ रहता है। जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए आर्थिक असमानताएं हो जाती है, ये सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। आइए देखें अगला सवाल। जरूर नोट करते हुए चलिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। पंचवर्षीय योजनाओं पर ऑडिटर के एग्जाम में तो 4-5 सवाल बने थे, इसलिए पंचवर्षीय योजना आप कंठस्थ करके जाइएगा और जनगणना इस पर सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त कर दी गई। पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक की चली थी। उसके बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, यानी कि 1997 से 2002 के बीच में चली थी। जरूर ध्यान रखिएगा आप। आइए देखें अगला सवाल। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? बहुत बार ये सवाल बना है और बनता भी रहता है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उसके राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से भाग देने पर निकाला जाता है। आइए डिटेल में दिखा दें। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों जरूरी है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पाद के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं भी शामिल की जाती है, अंतर्वर्ती वस्तुएं नहीं। यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त आय जो है प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। नोट कर जरूर कर लीजिएगा। अतः प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त करता है। समझ में आ रहा हो तो लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल में आपको कुछ करके ही दिखाना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया जाता है। ये सवाल भी बहुत बार बना है, यूपीएससी में भी बना है। राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा
एकत्रित किया जाता है? ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1980 से 81 को मानक आधार वर्ष माना जाता है। इसके कीमतों पर भी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त करता है? कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनता भारत की काम करती है? आधी से ज़्यादा जनता जो है कृषि क्षेत्र में ही है, लेकिन 65% जनता जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? परोक्ष कर कौन कौन से हैं? बिक्री कर व उत्पाद शुल्क जो हैं परोक्ष कर हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, बिक्री कर और उत्पाद कर। आइए और भी डिटेल दिखा दें। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर या उपहार कर। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क। इसलिए ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर ही को परोक्ष कर भी बोला जाता है, यानी कि बिक्री कर व उत्पाद शुल्क जो है परोक्ष कर हैं। आइए देखें अगला सवाल। रुपए के अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? रुपए का 3 बार अवमूल्यन हुआ है, लेकिन अंतिम बार जुलाई 1991 में किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में दिखा दें। भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार सितंबर 1949 ईस्वी में, पहली बार भी पूछ सकता है, जरूर नोट करते हुए चलिएगा। भारतीय रुपए में 30.5% अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार 6 जून 1966 को भारतीय रुपए का 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी एवं अंतिम बार रुपए का अवमूल्यन जुलाई 1991 ईस्वी में बाह भाग में 20% की कमी कर दी गई। जुलाई लिख दिया गया, जुलाई ध्यान लिख गया कर लीजिएगा जुलाई। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें अगला सवाल। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? चेक, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या उपहार। बैंक में से प्लास्टिक मुद्रा जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। सबके घरों में एटीएम, क्रेडिट कार्ड तो आजकल होगा ही। यह मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा चलाई गई योजना है। इस कार्ड का धारक सूचीबद्ध वाणिज्यिक संस्थाओं में वस्तुओं एवं सेवाएं उधार ले सकता है। इस क्रेडिट कार्ड पर उधार दी जाने वाली राशि अंकित रहती है। भारत में यह योजना सबसे पहले डाइनर्स क्लब ने प्रारंभ किया था। बड़े बड़े शहरों में क्रेडिट कार्ड चलता है, उस पर जो है आदमी लोन ले सकता है, कोई भी सामान खरीद सकता है, उसका पेमेंट जो है घर पर आ जाएगा या करना होता है कुछ दिन के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में से भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ज़रूर ध्यान रखिएगा, जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो नोट बनाते हुए चलिए। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, नालंदा और समस्तीपुर। यहाँ तो हुई नहीं, दिया नहीं है। इनका पावापुरी में हुआ था, बहुत प्रसिद्ध जगह है। राजगीर से थोड़ी दूरी पर है, राजगीर तो होगा नहीं, पावापुरी बहुत प्रसिद्ध है। आइए डिटेल में दिखा दें, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा ई क्यों हुआ। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में मल्हार मस्तीपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। कहीं कहीं आपको 599 भी दिया है जन्म नेटों पर हर जगह, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो दिया, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा, याद कीजिएगा। लेकिन 540 ही बहुत जगह हमने भी पढ़ा है, हमने भी यही सीखा है। बाकी बहुत जगह नेट पर अलग अलग दिया है इनका। आइए देखें अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या किए थे गौतम बुद्ध। बोध गया ज़्यादातर प्रसिद्ध है गौतम बुद्ध के कारण, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, मंदिरें ज़्यादा हैं वहाँ पे। महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज़रूर ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर भी उसी पे बनाया गया है। डिटेल में देख लीजिए। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को गया यानी कि बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहीं पे महात्मा बुद्ध कहलाए थे। महात्मा जो है बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर भी बनाया गया है। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। बुद्ध और महावीर पर अलग से वीडियो भी बनाया गया है, ज़रूर देखिएगा। उनकी संगतियां भी, बुद्ध की चारों संगति के बारे में बताया गया है। ये भी सवाल बार बार बनता है, इसलिए ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, वो भी वीडियो देखिएगा महात्मा बुद्ध पर। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। कमेंट करने में भी क्या शर्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।